चलिए बात कर लेते हैं अखबारों की। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो संसद सत्र से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज से 3 जुलाई तक इसका आगाज हो जाएगा। 10 दिन में 8 बैठकें प्रस्तावित हैं। प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे, फिर स्पीकर का चुनाव होने वाला है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के साथ ही 18वीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया है। लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा, 3 जुलाई तक ये चलेगा। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सत्र में विपक्ष कई मुद्दों को तो उठाएगा, लेकिन 18वीं लोकसभा के सत्र की हम बात करते हैं, वो भी पहले सत्र की, तो कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे अहम ये है कि एनडीए की सरकार है। इससे पहले 2014 और 2019 में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो वहां पर रहेगी, यानी कि 240 उसके सांसद चुन करके आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो एनडीए की सरकार है, ये आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद, यानी कि 10 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष वहां पर होगा। इससे पहले क्योंकि वहां पर जो सदन में जो सांसदों की संख्या होती है, किसी भी दल के पास जो विपक्ष में है, उनके पास 10% भी सांसद नहीं थे। लेकिन इस बार कांग्रेस क्योंकि एक बड़ी पार्टी के तौर पर वहां पर उभरी, विपक्ष के लिहाज से अगर देखें 99 सांसद कांग्रेस पार्टी के चुन करके आए हैं। और यही कहा जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस का जो नेता प्रतिपक्ष है वो इस बार बनेगा एक लंबे वक्त के बाद। अहम ये भी है क्योंकि आज सभी को वहां पर शपथ दिलाई जाएगी विधिवत रूप से। वहां पर जो तमाम सांसद हैं वो शपथ लेने के साथ ही साथ अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। इससे पहले वो नवनिर्वाचित सांसद थे, लेकिन अब वो विधिवत तौर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। आज से जो प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि सबसे पहले जो प्रोटेम स्पीकर हैं भृतहरि महताब, उनको पहले शपथ दिलाई जाएगी राष्ट्रपति की तरफ से, और उसके बाद वो बाकी के जो सांसद हैं उनको शपथ दिलाएंगे। आज पहले दिन जो अखबारों में जिस बात का जिक्र है वो ये कि 280 सांसद हैं जो कि शपथ लेंगे। और यहाँ पर जो क्रम अगर हम देखें कि कैसे ये शुरू होगा, तो पहले वो स्टेट्स के सांसदों को यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी जो कि अ नाम से है, यानी कि अ के लिहाज से वहाँ पर जो शपथ ग्रहण है वो होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से यही कि आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है। संसद के सत्र के पहले दिन 280 सांसद शपथ लेने वाले हैं। कैबिनेट मंत्रियों समेत कुल 280 सांसद शपथ लेंगे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। संसद के सत्र के दूसरे दिन 262 सांसद शपथ लेने वाले हैं। प्रोटेम स्पीकर भृतहरि शपथ दिलाएंगे सांसदों को। पीएम नरेंद्र मोदी बतौर सांसद सबसे पहले शपथ लेंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी सांसद पद की शपथ लेंगे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, कुमार स्वामी सांसद पद की शपथ लेंगे। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी सांसद पद की शपथ लेंगे। ललन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार खट्टिक भी सांसद पद की शपथ लेंगे। वो तमाम चेहरे हैं जिनको आप देखेंगे कि वहां पर आज शपथ ग्रहण करते हुए, इसमें राम मोहन नायडू जो कि सबसे युवा मंत्री भी हैं, प्रहलाद जोशी ज्वेल सांसद भी वहां पर शपथ लेंगे। गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो कि आज शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर ये शपथ लेंगे। तो आज का दिन इस लिहाज से बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते प्रीति। बिल्कुल, तो देखिए दैनिक भास्कर में भी वैसे आज हर न्यूज़पेपर में इस खबर को सबसे पहले जगह दी गई है। और अगर दैनिक भास्कर की बात करें तो नई लोकसभा का सत्र आज से, प्रोटेम स्पीकर पर सदन में हंगामे के आसार हैं, जो कि आज आप जानते हैं तमाम ऐसे मुद्दे भी हैं जिनका जिक्र प्रिया कर रही थी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी खूब हंगामा होगा। और आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि आज तमाम जो सांसद है वो शपथ लेंगे। सबसे पहले शुरुआत इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि राहुल का वायनाड को पत्र, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। मैं अजनबी था, फिर भी मुझ पर विश्वास आपने किया। आपसे दूर होते ही उदास हूं। कांग्रेस ने राहुल गांधी ने केरल में अपनी लोकसभा सीट वायनाड के नाम पर यह पत्र लिखा है, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इस पत्र में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने के पीछे की अपनी तकलीफ और वहां के लोगों से मिले प्यार के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल पहले आपसे मिला था। आपको याद होगा अमेठी से जब हार का सामना राहुल गांधी को उस वक्त करना पड़ा था, वायनाड से वो जीते थे। और वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को खूब प्यार भी दिया। इस बार भी क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से इलेक्शन लड़े, और उसके बाद क्योंकि ये मांग की जा रही थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कि वो रायबरेली सीट से इलेक्शन लड़े, और ऐसा हुआ। और अब देखिए वायनाड की सीट छोड़ने का फैसला क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उन्होंने बाकायदा इसको लेकर बातचीत की। तो राहुल गांधी ने ये पत्र वायनाड की जनता को ये लिखा और कहा कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। आपने एक अजनबी को, जब मैं वहाँ पर आया तो आपने मुझे
बहुत प्यार दिया, आपने मुझ पर विश्वास जताया। इस बार फिर से उनकी तरफ से यानी कि वायनाड की जनता की तरफ से राहुल गांधी को चुना गया। हालांकि आपको याद होगा जब रायबरेली में प्रचार प्रसार सोनिया गांधी कर रही थी, उस वक्त सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया था कि रायबरेली की जनता से कि मैं अपना बेटा राहुल आपको सौंप रही हूँ। और उसके बाद आप जानते हैं कि रायबरेली में भी राहुल गांधी की जीत हुई। रायबरेली की जनता ने उन्हें वोट किया, जिसके बाद राहुल गांधी ये कह रहे थे कि बात करूंगा मैं वायनाड और रायबरेली की जनता से और उसके बाद ही फैसला लूंगा। और फैसला लिया गया कि रायबरेली सीट को अपने पास रखेंगे, वायनाड की सीट को छोड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये एक भावनात्मक पत्र वायनाड की जनता को लिखा है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे नीट यूजी पेपर लीक को लेकर। सीबीआई अफसरों पर ग्रामीणों ने हमला किया, 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली से नवादा पहुंची थी टीम और नेट यूजीसी पेपर लीक मामला 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और पेपर लीक केस की जांच करने के लिए दिल्ली से नवादा पहुंची थी सीबीआई की टीम और टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। कसियाडी गांव के लोगों ने सीबीआई को फर्जी समझकर मारपीट शुरू कर दी और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। देखिए, जानकारी निकलकर सामने आई थी कि सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद थी और जिसके बाद नवादा में सीबीआई की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। और ये शायद पहला ऐसा मामला है जब सीबीआई की टीम पर बिहार में हमला हुआ। यूजीसी नेट मामले में छापेमारी के लिए नवादा पहुंची सीबीआई की टीम पर ग्रामीणों ने की भीड़ ने हमला कर दिया। तस्वीरें देखिए वहां पर किस तरह से ग्रामीणों की भीड़ वहां पर इकट्ठा नजर आई। और इन तस्वीरों को देखकर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो पेपर माफिया हैं वो किस कदर सक्रिय हैं। यहाँ पर 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोगों का वीडियो भी बनाया जिन पर कार्रवाई होगी। 200 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और इस दौरान सीबीआई अफसर और एक महिला कांस्टेबल के साथ हाथापाई और अभद्रता की गई है। वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है और मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां सीबीआई अफसरों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। नेट यूजीसी पेपर लीक का ये पूरा मामला, सीबीआई की टीम पहुंची थी जांच करने के लिए और सीबीआई ने दर्ज की पहली एफआईआर। और शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज है। एजेंसी ने जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार ईओयू की जांच बनेगी बड़ा आधार। नीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच शुरू हो जाने के बाद अब बिहार की जांच एजेंसी ईओयू अपनी तफ्तीश को विराम देगा और केंद्रीय जांच एजेंसी के पास मामला जाने से पेपर लीक कांड से जुड़े तार बिहार समेत जिन भी राज्यों में फैले हुए हैं उनका खुलासा एक साथ होगा। अखबारों में भी इसका जिक्र है। और आगे बढ़ती बात होगी पुंछ से खबर की। राजौरी सेक्टर में आतंकवादी सक्रिय हैं। 35 से 40 पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं। सीमा पार से आए आतंकियों के पास चीनी उपकरण हैं। आर्मी की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में 35 से 40 विदेशी आतंकवादी एक्टिव हैं। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने खुफिया जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है। एएनआई के मुताबिक ये आतंकी दोबारा से घाटी में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तभी बात हो रही थी इन्फिल्ट्रेशन की, बात हो रही थी मिलिटेंसी की, कि ये कैसे दोबारा से एक्टिव होने लगा है। बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान में जम्मू कश्मीर में लोगों ने अब तक की सबसे ज़्यादा वोटिंग की, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के बाद से आतंकियों की जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ हैं, उसमें इजाफा हुआ। जाहिर तौर पर दिल्ली में हुई बैठक के बाद में जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है उसके ज़रिए आतंकवाद को सिरे से वहाँ मिटाया जाएगा और जड़ों से काटा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ जगह जहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब यहाँ पर आतंकी गतिविधि नहीं है, देखा जबकि वहाँ से देखिए आर्मी तक हटा ली गई थी, लेकिन फिर ये देखा गया कि वहाँ पर फिर से ये मिलिटेंसी की एक्टिवनेस है, जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इजाफा हुआ है। तो इसी लिहाज से बहुत ही बारीकी से इस बार एक्शन प्लान तैयार किया गया है और उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुंछ राजौरी सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर 35 से 40 पाकिस्तानी आतंकियों की बात की जा रही है। और ज़रा सोचिए, इनके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं, इनके पास में पाकिस्तानी करेंसी में भी पैसा है, आधार कार्ड, इस तरह के कई डॉक्यूमेंट्स उनके पास से मिले हैं। जो अभी तक आतंकी मारे गए उनके पास जो सामान मिला उसमें ये सब कुछ पाया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब आतंक के खात्मे के लिए टीम्स लग चुकी हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है, आज दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक, 37 सांसद और लोकसभा में समाजवादी पार्टी भी क्योंकि इस चुनाव में मजबूत हुई है और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन करके ये उभरी है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी इसको लेकर के चर्चा, क्योंकि आज से सत्र का आगाज़ हो रहा है। तो ऐसे में अलग अलग जो दल हैं वो लगातार बैठकों के जरिए अपनी अपनी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज जो समाजवादी पार्टी के सांसद जो कि चुन करके आए हैं वो
मीटिंग करेंगे, रणनीति बनाएंगे और उसके बाद, क्योंकि आज से जो लोकसभा 18वीं लोकसभा का जो सेशन है उसकी शुरुआत, और इसमें कई मुद्दों को लेकर के जाहिर है कि विपक्ष हमलावर नजर आएगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा INDI अलायंस में, क्योंकि समाजवादी पार्टी है, तो ऐसे में किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखनी है, जाहिर है इस पर भी चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात है कि कई सारे ऐसे सांसद होंगे जो कि पहली मर्तबा चुन करके आए हैं, और क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी से ही एक सबसे युवा सांसद भी हैं जो कि चुन करके आए हैं। अगर हम पूरे ओवरऑल तमाम आंकड़ों को लेकर रिजल्ट जो सामने आए हैं उसमें देखें तो तमाम सांसदों की तुलना में एक जो सबसे युवा सांसद हैं जो कि पहली बार चुन करके आए हैं, आखिरकार किस तरीके से उनको वहाँ पर सदन के भीतर में पार्टी का पक्ष रखना है, इसको लेकर के भी आज रणनीति बनाई जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। नीट यूजी री एग्जाम देने नहीं पहुंचे छात्र, 1563 में से 750 छात्र नहीं सेंटर पहुंचे। सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज कल की है और हमने आपको बताया कि 420 और 120B की धारा इसमें लगाई गई है। जांच के लिए 2 टीम गुजरात और बिहार भी जाएगी। नीट यूजी एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री की शिकायत पर कल की अगर बात करें तो 23 जून को सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की। मिनिस्ट्री से मिले कुछ रेफरेंस के आधार पर अनजान लोगों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 120B जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 420 यानी कि चीटिंग समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। और देखिए दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर सबसे पहले आज यही खबर छपी है। नीट 100 छात्रों को परीक्षा से पहले ही मिला था पर्चा, क्योंकि गड़बड़ी का यहाँ पर मामला सामने आया था। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 1563 जो छात्र हैं वो फिर से एग्जाम देंगे, रीअपेयर वो होंगे या फिर ग्रेस मार्क्स उनके हटा दिए जाए। अब ऐसे में कल जब एग्जाम था तो 1563 में से 750 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पहुंचे ही नहीं एग्जाम देने के लिए। और सोचिए कि अगर हम झज्जर सेंटर की बात करें, क्योंकि हरियाणा से 6 टॉपर्स थे, तो वहाँ पर 42% जो स्टूडेंट्स थे वो गायब थे, यानी कि वो एग्जाम देने के लिए नहीं पहुँचे। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के लिए कल 5 राज्यों के 7 सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा हुई और इसमें 813 ही जो छात्र थे वो शामिल हुए। 750 परीक्षा देने नहीं पहुंचे। दरअसल 5 मई को हुई परीक्षा में हरियाणा के झज्जर, क्योंकि यहाँ पर इसका जिक्र किया जा रहा है, 6 टॉपर यहाँ से थे। वहाँ पर 42% ऐसे बच्चे थे जो दोबारा एग्जाम हुआ उसमें नहीं पहुंचे, यानी कि री नीट देने के लिए वो नहीं आए। और यहाँ 2 सेंटरों पर 494 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, लेकिन 287 ही पहुंचे। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के सेंट जोसेफ स्कूल में केवल 2 को ही परीक्षा देनी थी, लेकिन दोनों ही स्टूडेंट्स नहीं आए। मेघालय में 464 में से 234 परीक्षा देने नहीं आए। छत्तीसगढ़ के 2 सेंटर में 602 को परीक्षा देनी थी, लेकिन 311 परीक्षा देने नहीं आए। इसके अलावा गुजरात में एक ही छात्र था, उसने एग्जाम दिया है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल और 2 दिन पहले निचली अदालत ने बेल दी थी। ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट में रोक लगाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। केजरीवाल के वकीलों ने इस पर यानी कि 24 जून को सुनवाई की मांग की और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। केजरीवाल जमानत के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत देने के लिए निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद देखिए 20 जून को केजरीवाल को राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी ने कड़ा विरोध किया था। फिर ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट और पीठ ने कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। अदालत ने केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलकी पर जमानत दी थी और ईडी ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। ईडी की तरफ से कहा गया था कि हमें दलील रखने के लिए वक्त नहीं मिला। हालांकि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल और राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया, लेकिन केजरीवाल को मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी गई। तो एक तरफ आप लगातार देख रहे हैं कि जो इंतज़ार है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है और ये हरियाणा से है, जहां पर 287 कैंडिडेट्स ने री एग्ज़ाम नहीं दिया, दोबारा नीट एग्ज़ाम देने नहीं पहुंचे छात्र। झज्जर में 6 स्टूडेंट्स को पूरे 720 नंबर मिले थे। चंडीगढ़ में भी 2 कैंडिडेट्स गैर हाजिर रहे। हरियाणा के झज्जर में नीट की परीक्षा को लेकर विवाद में री एग्ज़ाम हुआ।
हालांकि इसमें से 494 बच्चों में से 287 ही एग्ज़ाम देने पहुंचे, 207 बच्चे एग्ज़ाम सेंटर आए ही नहीं। परीक्षा के लिए 2 सेंटर्स बनाए गए थे, तो जो री एग्ज़ाम हुए उसमें जो बच्चे हैं वो पहुंच ही नहीं रहे हैं। और ये मामला नीट का आप जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें जब नए नए खुलासे हो रहे हैं, इसका बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा कनेक्शन जब निकल कर आ रहा है, तो इसमें ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक रही है। एक एक छात्र से एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर के 35 से 40 लाख अपने आप में एक मोटा अमाउंट है। 35 से 40 लाख रुपए का सॉल्वर गैंग अलग काम करता है, पेपर चोरी करने वाले लोग अलग काम करते हैं, उसको सर्कुलेट करने वाले लोग अलग काम करते हैं, जो उसके अंदर पैसा लेते हैं वो अलग काम कर रहे हैं। हालांकि ईओयू ने एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की मामला, क्योंकि अब सीबीआई जांच करेगी, तो ऐसे में अब सीबीआई जांच के बाद उम्मीद है कि और जब खुलासे होंगे तो ज़रा सोचिए कि क्या होने वाला है। और इसी बीच का बड़ी खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। शाम के 5 बजे झारखंड कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। झारखंड विधानसभा तैयारियों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। और सबसे अहम ये, क्योंकि झारखंड की अगर बात करें तो वहाँ पर इस वक्त है महागठबंधन की सरकार, लेकिन हेमंत सोरेन का जो प्रकरण सामने आया उसके बाद आखिरकार किस तरीके से आईएनडीआईए की अगली रणनीति होगी, क्योंकि जाहिर है कि चुनाव में कई जगहों पर आईएनडीआईए ब्लॉक को एज मिला, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के यहाँ पर रणनीति भी बनाएगी। अब देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर तैयारियाँ होती हैं। कहा यह जा रहा है कि संभव है कि कल्पना सोरेन के नाम को आगे किया जा सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस अपने सिरे से क्या कुछ फैसला लेती है। और सबसे बड़ी बात कि मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब झारखंड कांग्रेस के एक बड़े चेहरे यानी कि आलमगीर आलम पर कानूनी शिकंजा लगातार जारी है। ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के झारखंड कांग्रेस और आला कमान की क्या रणनीति बनती है।